साइंस एंड कॉमर्स एजुकेशन में अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, स्टैटिस्टिक पढ़ाता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। और बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए जो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है अमलगमेशन का। अमलगमेशन को समझने से पहले आपको सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के पहले तो आपको कंपनीज के बारे में हाउ टू नो होनी चाहिए। और जब आपको कंपनीज के बारे में हाउ टू नो है तो आपको एब्जॉर्प्शन के चैप्टर को समझना पड़ेगा अमलगमेशन के लिए। क्योंकि अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी लिक्विडेट होती थी, मतलब एब्जॉर्ब्ड होती थी, दूसरी कंपनी उसको क्या करती थी, टेक ओवर करती थी, जिस कंपनी का नाम होता है एब्जॉर्बिंग कंपनी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो कंपनीज अमलगमेट हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी और एक नई कंपनी में तब्दील हो जाएंगी। लेकिन आपको जब अमलगमेशन का सवाल करना है तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि आपने एज ए एब्जॉर्प्शन की तरह इसको डील करना है। इसमें लिक्विडेट होने वाली कंपनीज की एंट्रीज इतनी नहीं टेस्ट होती। आपको अमलगमेशन मतलब जब कंपनी फॉर्म हो जाती है, दोनों कंपनी आपस में मर्ज हो जाती हैं, अमलगमेट हो जाती हैं, आपको फिर उसकी एंट्रीज बनानी है। लेकिन सोचना क्या है, एब्जॉर्प्शन की तरह आप अगर इसको सोचेंगे तो आसानी होगी। जब मैं सवाल करूंगा तो आपसे डिटेल में बात करूंगा। अभी हमारे पास अमलगमेशन का सवाल है जो कि पास पेपर का सवाल है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसमें दो कंपनीज है, लिखा हुआ है टू कंपनीज कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू अमलगमेशन। दो कंपनीज हैं जो कि सिमिलर कोई वर्क करती होंगी और वो अमलगमेशन में कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं। अ न्यू कंपनी कॉल्ड अल-फलाह कंपनी लिमिटेड, और उस कंपनी का नाम क्या होगा जनाब, अल-फलाह कंपनी लिमिटेड। Being formed to take over the assets and liabilities of the both companies, the agreed balances in the balance sheet of each company। मतलब उन कंपनीज के जो दो अमलगमेट होने जा रही हैं, उन दोनों कंपनीज के एग्रीड बैलेंसेस उनकी प्रीवियस बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। क्योंकि अमलगमेशन के बाद क्या होगा, इनकी एक नई बैलेंस शीट बनेगी। जो पहली बैलेंस शीट है उसमें पहली कंपनी क्या है, पहली कंपनी कौन सी है, अंबर कंपनी लिमिटेड। दूसरी कंपनी है रानिया कंपनी लिमिटेड। अच्छा जी, सबसे पहले हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बैलेंस शीट के हवाले से जो है वो हाउ टू नो होनी चाहिए। तो ये होती है हमारी जनाब इक्विटी साइड्स, ये होती है हमारी एसेट साइड्स। ठीक है, सबसे पहले शेयर्स कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कंपनी के जो पेड अप कैपिटल जितने वो शेयर्स इशू कर चुकी है जनरल पब्लिक को, कितने हैं, 12,50,000। इनके ऊपर लायबिलिटी कितनी है, 2 लाख रुपए की। बिल्डिंग, मशीनरी, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, बैंक, इन सारे हेड्स ऑफ अकाउंट से क्या हैं आप वेल नोन होंगे क्योंकि आप बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज दिखती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जनाब डेबिट साइड पे है। कहाँ पे है, डेबिट साइड पे है। मींस ये एक तरह का डेफिसिट है, एक तरह का लॉस है। जरूर अगर ये एब्जॉर्प्शन कर रहे होते तो इस लॉस ने, बैलेंस शीट के इस लॉस ने इनकी शेयर होल्डर इक्विटी को क्या कर दिया होता, आखिरी में जो हम शेयर होल्डर को रुखसत करते हैं पैसे देके, उसको क्या कर देता, कम कर देता। अच्छा जी, दूसरी कंपनी रानिया कंपनी लिमिटेड है जिसके आपका शेयर्स कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व, ये भी शेयर होल्डर इक्विटी होती है। आपको शेयर होल्डर इक्विटीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स पेबल है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ पे है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, मतलब नॉर्मल बैलेंस पे है। इसने जरूर शेयर होल्डर इक्विटी को एब्जॉर्बिंग करते हुए क्या किया होगा, बढ़ाया होगा। मींस शेयर होल्डर्स को रुखसत करते हुए ये 50,000 भी उसने क्या किए होंगे, दिए होंगे इस कंपनी ने। अब क्या है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, मर्चेंडाइज है, अकाउंट रिसीवेबल है और बैंक है। और ये दोनों बैलेंस शीट्स आपकी 14,50,000 से क्या है, टैली है। नीचे जनाब को फर्दर क्या बोलता है, इन द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज प्रोवाइडेड दैट फुल्ली पेड ₹100 शेयर्स। एक शेयर की कीमत यहाँ क्या रखी गई है जनाब, 100 रुपए रखी गई है। शैल बी इशूड बाय अल-फलाह कंपनी लिमिटेड। अल-फलाह कंपनी लिमिटेड के मतलब जो कि अमलगमेट होके बनेगी, टू द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। नेट एसेट्स निकालना आने चाहिए आपको। आप रेशियो एनालिसिस पढ़कर आए हैं। जब आप रेशियो एनालिसिस पढ़कर आएंगे तो आपको पता होगा कि नेट वर्थ ऑफ एसेट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, रिकॉर्ड क्या करनी है आपको, कैलकुलेट, अच्छा जी, नेट एसेट्स ऑफ ईच ऑफ द ओल्ड कंपनीज, मतलब नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी है आपको। और जो उसकी अमाउंट बनती है, जो उसकी अमाउंट बनती है, अगर हम उसको
10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शेयर की कीमत कितनी रखी गई है, 100 रखी गई है, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे और वही इनकी क्या है, वही इनकी परचेज कंसिडरेशन है। रिक्वायर में भी वो आपसे क्या बोलता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अमाउंट को कैलकुलेट करो वो दो कंपनी की जो कि अमलगमेट होने जा रही है। अब आप यहाँ पे क्या सोचेंगे कि एक अल्फला कंपनी कौन सी कंपनी हो गई जो कि परचेज कंसिडरेशन है, एब्जॉर्बिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में होगा तो अमलगमेशन की अकाउंटिंग करना आपके लिए क्या हो जाएगा जनाब, आसान हो जाएगा। दूसरे में वो क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अल्फला कंपनी, मतलब अमलगमेट होने के बाद अंबर कंपनी और रानिया कंपनी जब अमलगमेट हो रही हैं तो वो अल्फला कंपनी के नाम से बन रही हैं और वो क्या कर रहे हैं, उसकी क्या करनी है, जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे, हम परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे दोनों कंपनीज की कि उनकी नेट वर्थ के हिसाब से उनको 100 रुपए का जो शेयर मिल रहा है वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने। ठीक है, तो सबसे पहले कंपटीशन करेंगे, परचेज कंसिडरेशन ऑफ अंबर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम अपने तमाम एसेट्स की वर्थ लिख देंगे। बिल्डिंग ये गिवन है, बिल्डिंग की वर्थ ये गिवन मैंने यहां पे लिख दी। उसके बाद मशीनरी, मर्चेंडाइज, बैंक, ये मेरा फिक्स एसेट नहीं है, एक तरह का लॉस है, डेफिसिट है, तभी डेबिट साइड पर गिवन है, तो इसको मैं एज एन एसेट ट्रीट करके अपनी परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करते वक्त नहीं लूंगा। ठीक है, ये हो गए मेरे टोटल कितने हैं बैंक यहाँ पे, अच्छा अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, कैलकुलेटर अब मैं अपनी नेट वर्थ ऑफ एसेट्स को क्या कर लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं, जो कि एक है 4,80,000, 4,50,000, 3,70,000 और 50। डेफिसिट लॉस को मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, तो टोटल एसेट्स मेरे आते हैं यहाँ पे 13,50,000। जनाब इसमें से मैं अपनी लायबिलिटी को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो लेस करने जा रहा हूं मैं अपना अकाउंट्स पेबल, और याद रखिएगा ये भी टेक ओवर हुई है, इसकी भी कोई सेटलमेंट या खुद इन्होंने पे नहीं की है। एब्जॉर्प्शन का जरूर से आपको वीडियो देखनी है, लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट्स पेबल 2 लाख, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आती है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो सिचुएशन बनी हुई है सवाल की, टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंबर लिमिटेड कंपनी की वो आती है 11,50,000। ये अमाउंट है। अगर मैं इसके शेयर्स मालूम करना चाहूं तो मैं एक छोटी सी कंपटीशन और कर दूंगा, कंपटीशन टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स में मैं क्या करूंगा, मुझे अपनी एक वैल्यू याद होनी चाहिए शेयर्स की, जो कि एग्जामिनर ने आपको बोला है कितने हैं, 100 रुपीज। तो मेरे पास जो टोटल अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 11,50,000 डिवाइडेड बाय 100, जो उसने वैल्यू दी है, तो मेरे पास 11,50,000 क्या आ गए जनाब, 11,500 क्या आ गए, शेयर्स आ गए। ठीक है, अब इसी तरह
बिल्कुल इसी तरह मुझे किसकी परचेज कंसीडरेशन रिकॉर्ड करनी है, रानिया कंपनी लिमिटेड की। तो यहां पे मैं कंपटीशन टू फाइंड परचेज कंसीडरेशन ऑफ रानिया कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास रानिया कंपनी के भी एसेट्स मौजूद हैं। बिल्डिंग 3,75,000, मशीनरी की कॉस्ट वर्थ कितनी है 5 लाख, मर्चेंडाइज 2,25,000, अकाउंट रिसीवेबल कितना गिवन है जनाब 1,75,000, एंड बैंक में इनके कितने पैसे हैं 1,75,000। अगर मैं टोटल वर्थ निकालूं इनकी तो कितनी बनती है, तो ये बनती है जनाब ऑलमोस्ट 14,50,000, जिसमें से मैं लेस करने जा रहा हूँ इनकी लायबिलिटी, क्योंकि मुझे नेट वर्थ चाहिए और इनकी लायबिलिटी है 1,50,000 की। लेट्स अकाउंट्स पेबल के नाम से गिवन है, और अगर मैंने माइनस कर दिए तो मेरे पास आ गए जनाब 13 लाख रुपए, जो कि टोटल अमाउंट है मेरी परचेज कंसीडरेशन की। ये उन्होंने एक सवाल इस तरह से बना के दे दिया कि आपकी परचेज कंसीडरेशन जो है, जो कि दो कंपनीज को मिलने जा रही है, जो कि अमलगमेट होने जा रही हैं, एक अल्फला कंपनी के नाम से, और अल्फला ही कंपनी उनको क्या दे रही है, एक तरह की परचेज कंसीडरेशन दे रही है, क्योंकि अब वो क्या बनने जा रहे हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने जा रहे होंगे अल्फला कंपनी के, तो एग्जिस्टिंग कंपनीज के शेयर होल्डर्स, तो उनको जो परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट मिल रही है वो उनकी टोटल ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट की नेटवर्थ के एसेट्स के बराबर है। और उस एक शेयर की कीमत कितनी है 100 रुपए। तो हमें जब नेटवर्थ पता होगी तो हम उसको 10 से डिवाइड करके इजीली नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। इसी तरह अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करने हैं तो मैं इसी वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 13वां नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। 100 से क्यों कर रहा हूं, तो जनाब उसकी वैल्यू कितनी है एक शेयर की। अच्छा जनाब, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अमलगमेट होने वाली कंपनीज की जो हमने परचेज कंसीडरेशन रिकॉर्ड कर ली है, अब हम जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। जो कंपनी, दोनों कंपनी अमलगमेट होगी, किस नाम से आई है हमारे सामने, अल्फला कंपनी लिमिटेड के पास, और दो कंपनी से क्या क्या टेक ओवर किया गया है उसकी जर्नल एंट्रीज हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी कंपनी है हमारे पास, अंबर कंपनी लिमिटेड। इससे हम क्या क्या टेक ओवर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं दी हुई, जिस तरह से एब्जॉर्प्शन में हमसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग टेक ओवर हो रही है, तो बिल्डिंग एज एन एसेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट 4,80,000। ठीक है, इसी तरह मशीनरी हमारे पास, तो हम इसको भी एज एन एसेट ट्रीट करके क्या करेंगे, डेबिट। मर्चेंडाइज 3,70,000। बैंक 50,000। मैं फिर बता दूं यहाँ पे लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये उनका फेल था जो कि पहले हो चुका। इसने इस लॉस में शेयर होल्डर इक्विटी को क्या किया होगा, कम किया होगा, और वो एब्जॉर्बिंग कंपनी, मतलब जब इन्होंने अपनी फाइनल सेटलमेंट की होगी तो वो उसको डील कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स पेबल भी टेक ओवर हुआ, और वो कितने का है, 2 लाख रुपए का। तो अकाउंट्स पेबल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। यहाँ पे नॉर्मल बैलेंसेस पे रिकॉर्ड हो रही है तमाम चीजें, 2 लाख। इसी तरह जनाब अगर मैं अपने टोटल एसेट्स की वर्थ निकालूं यहाँ पे, तो मेरे जो डेबिट साइड बनते होंगे वो बन रहे होंगे 13,50,000। ठीक है, एक अकाउंट्स पेबल मैंने उनका टेक ओवर किया, वो कितने का, 2 लाख का। और बाकी एक और चीज जो कि मैंने उनको परचेज कंसीडरेशन दी है, जो कि आप प्रीवियसली देखेंगे वीडियो में, तो वो बन रही थी जनाब कितनी, 11,50,000 रुपए की। तो ये भी मेरे लिए एक तरह का पेबल है
जो कि सामने वाली कंपनी के लिए क्या होगा, रिसीवेबल होगा। परचेज कंसिडरेशन देने वाली कंपनी के लिए पेबल, लेने वाली कंपनी के लिए क्या होता है, रिसीवेबल। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, पेबल टू कौन सी कंपनी है, अंबर कंपनी लिमिटेड, और वो कितनी है, 11,50,000। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो मेरी ये एंट्री भी क्या है, टैली हो गई, क्योंकि ये 13,50,000 बनते हैं और ये भी कितने बनते हैं, 13,50,000। मींस कोई भी यहाँ पे रिजर्व का या गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इस पे भी एक तफसील से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इस पे भी मैंने जहां क्लासेस ली अमलगमेशन के टॉपिक्स को पढ़ाया है, वहां पे स्टूडेंट्स को इस एंट्रीज में मसला होता है कि सर गुडविल के लिए क्या करें, रिजर्व के लिए क्या करें, तो इस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा जी, जिस तरह से एब्जॉर्बिंग में आप एक रिसीवेबल बनाते थे और फिर उस रिसीवेबल को एज एन एसेट, जो भी एब्जॉर्बिंग कंपनी से सामान लेते थे उसको एज एन एसेट दिखाते थे और फिर उसकी नेचर को चेंज करके, मतलब ट्रेड करके खत्म कर देते थे, तो यहाँ पे लायबिलिटी बनाई है क्रेडिट करके, नेचर को चेंज करके क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और अपने कैपिटल को, क्योंकि अब उस कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कि बंद होने वाली कंपनी है, मतलब अमलगमेट होने वाली कंपनी है, वो किसके बन गए, अल्फला कंपनी के। तो मैं यहाँ पे एक एंट्री बना सकता हूँ कि इसकी नेचर को चेंज कर दूं, पेबल टू अंबर कंपनी लिमिटेड, और अपने शेयर्स कैपिटल को रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि अब ये मेरे शेयर्स होल्डर हैं, इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कितने, 11,50,000। कैपिटल रिकॉर्ड हो गया जनाब। इसी तरह दूसरी कंपनी की बात करूं तो दूसरी कंपनी से क्या क्या टेक ओवर हो रहा है, बिल्डिंग टेक ओवर हो रही है, 3,75,000, मशीनरी 5 लाख, मर्चेंडाइज 2,25,000, अकाउंट रिसीवेबल 1,75,000 एंड बैंक बैलेंस जो है इनका वो कितना है जनाब, 1,75,000। इसका टोटल करेंगे जनाब तो डेबिट साइड पे बनते हैं आपके 14,50,000। लायबिलिटी भी टेक ओवर हुई है, जो कि अकाउंट्स पेबल कितना है आपका, 1.5 लाख। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन याद रखनी पड़ेगी आपको, जो कि आप बैक में देखेंगे, वीडियोस के स्टार्टिंग में मैंने निकाली थी, वो कितनी है, 13,000 शेयर से 100 रुपए एक शेयर की कीमत है, तो कितने हो गए, 13 लाख। मतलब सामने वाली कंपनी के लिए वो रिसीवेबल था, इस कंपनी के लिए क्या है, पेबल टू रानिया कंपनी लिमिटेड, और वो कितना है, 13 लाख। तो जनाब ये भी कितने बनते हैं, 14,50,000। मींस यहाँ पे भी कोई रिजर्व का और गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी एंट्री टैली हो गई यहाँ पे। अब इस पेबल को खत्म करेंगे नेक्स्ट एंट्री में, पेबल टू रानिया कंपनी लिमिटेड, और अपने शेयर्स कैपिटल को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, और वो शेयर्स कैपिटल कितना है आपका, 13। तो ये मेरी हो गई जनाब पहली एंट्री, ये हो गई जनाब मेरी दूसरी एंट्री, ये तीसरी और ये चौथी। बैलेंस शीट बना रहे हैं, मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ करके बना के रख दिया बैलेंस शीट। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास ये कौन सी साइड होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट की इक्विटीज और एसेट्स। अच्छा जी, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की औकात और हैसियत, जितने वो नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक जनरल पब्लिक से मंगा सकती है, नहीं दी हुई, सिर्फ पेड अप कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। तो इक्विटीज में सबसे पहले हमारे पास जो पेड अप कैपिटल है वो मैंने लिखा है 24,500 शेयर्स। ये कहां से है जनाब, देखें सबसे पहले हमने जो इशू किए थे शेयर 11,500, वो किस कंपनी को किए थे, अंबर कंपनी को, और फिर 13,000 शेयर किस कंपनी को इशू किए थे, रानिया कंपनी का। और एक हमने जो शेयर की वैल्यू रखी थी सवाल में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो कितनी थी, 100 रुपए, तो 24,50,000 ये आ गए। लायबिलिटी दोनों की क्या हो गई,
टेक ओवर हो गई, एक की लायबिलिटी कितनी है 2 लाख, दूसरे की कैपिटल लायबिलिटी कितनी है 1.5 लाख, तो कितने बनते हैं 3.5 लाख। यही पोर्शन में आएगा सिर्फ आपकी किस साइड पे, इक्विटी साइड्स पे, तो ये कितने बनते हैं 28 लाख रुपए। यही साइड क्या आनी चाहिए आपके एसेट साइड्स पर आनी चाहिए। तो दोनों की बिल्डिंग को हमने जमा कर लिया जो आ रही थी, तो वो बनती है कितनी 8,55,000। दोनों के मशीनरी को हमने जमा कर लिया तो कितने बनते हैं 9,50,000। दोनों के मर्चेंडाइज को हमने जमा कर लिया तो वो कितने बनते हैं 2,25,000। दोनों की मर्चेंडाइज को जमा करने के बाद दोनों के बैंक बैलेंस को जब जमा किया तो 2,25,000 बनते हैं। दोनों की मर्चेंडाइज को जब जमा किया तो वो कितने बनते हैं ना 5,95,000। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल सिर्फ एक का था तो हमने सिर्फ एक का 1,75,000 रुपए मतलब एक कंपनी का रिकॉर्ड कर लिया। अगर हम इसका टोटल करें तो वो किस टोटल के मुताबिक बनते हैं आपकी इक्विटी साइड्स के। अच्छा जी, ये तो टॉपिक था अमलगमेशन का जो कि मैंने वीडियो लेक्चर के जरिए स्टूडेंट्स की डिमांड पे कमेंट सेक्शन पे जो आप लोगों ने बोला उस पर मैंने ये वीडियो बनाई। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मेरे ग्रुप पे, यूट्यूब चैनल पे, मेरे पेज पे और मुख्तलिफ जो पेजेस हैं जिसमें मैं अपनी वीडियोस को रोज़ाना की मेरी क्लासेस के लेक्चर्स को एज एन स्नैप जो है मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे जो है कुछ डिमांड्स आई हैं जिसमें वर्कशीट की है, डेप्रिसिएशन की है और भी मुख्तलिफ हैं। तो इंशाल्लाह वो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा उन मुख्तलिफ पेजेस पे भी, अपने पेजेस पे भी। और कोई भी बस दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।